आज के क्लास में क्लोरोप्लास्ट का फिजिकल या फिर कह सकते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, या फिर सिंपल कह सकते हैं स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन करेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। और ये स्ट्रक्चर जो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे, अंदर है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे क्लोरोप्लास्ट का, इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे। तो 2D में सिंपल डायग्राम एक हम लोग मेंशन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है, इस तरह से क्या है, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। इस तरह से दूसरा मेम्ब्रेन होगा, इस तरह से ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है, तो मैं दोनों मेम्ब्रेन को थोड़ा डिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारा जो है आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये इनर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह से स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह से स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, प्लास्टिडियल स्पेस। और ये स्पेस जो होती है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होती है वो 75 to 100 एंगस्ट्रम के अप्रोक्स होता है। 25 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम अप्रोक्सीमेट, इसी रेंज में होता है, 75 to 100 एंगस्ट्रम के बीच में आता है। इसमें जो है ना, इस तरह से क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर या फिर छोटी छोटी बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको थैलेक्वाइड बोलते हैं। ये इस तरह से एक दूसरे पे अटैच होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर किया है। एक को हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को थैलेक्वाइड बोलते हैं। और इस तरह से बहुत सारा थैलेक्वाइड मिलके ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है। ग्रेनम सिंगुलर स्टॉक है जिसमें थैलेक्वाइड मिल के एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। एक स्टॉक को ग्रेनम बोलेंगे। और अगर थैलेक्वाइड की बात करें, एक ग्रेनम में थैलेक्वाइड की अगर बात करें तो कितने थैलेक्वाइड मिलके एक ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे थैलेक्वाइड जो होता है एक स्टॉक में 20 to 50, कितना होता है, 20 to 50 नंबर्स में होता है। इतना मिलके थैलेक्वाइड क्या करता है, एक ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह के ग्रेनम एक सेल में, अगर टोटल ग्रेनम का नंबर्स देखें तो ये जो नंबर्स होता है 40 to 100 पर क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, ग्रेनम होता है। कितना, 40 to 100 ग्रेनम पर क्लोरोप्लास्ट। इतना ग्रेनम क्या होती है पर क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 100 क्या होती है, इस तरह से ग्रेनम होती है। कितना, 40 to 100 ग्रेनम है ना, किसमें, ग्रेनम पर क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें इस तरह के कितने, 40 to 100, कंफर्म। अब इस तरह के जो स्टॉक होंगे, थैलेक्वाइड, इस तरह से थैलेक्वाइड, कितना होंगे इस तरह से, 40 to 100। तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच भी होगा, एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच भी होगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर अटैच होगा। तो दो ग्रेनम को मिलाने वाला जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरग्रेनम, या फिर स्ट्रोमा लेमिला, या फिर फ्रेट्स बोलते हैं इसको। दो ग्रेनम को अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोला जाता है, इंटरग्रेनम, इंटरग्रेनम।
या फिर इसको स्टोमा लेमिला बोलते हैं। स्टोमा लेमिला, या फिर इसको फ्रेट्स बोलते हैं, फ्रेट्स। ओके, तो ये जो थैलेक्वाइड है ना, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में ही, सरफेस में ही क्या होती है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, क्वांटाजोम जिसको बोलते हैं। इसी में इस तरह से क्वांटाजोम्स होता है। कुछ दो थैलेक्वाइड के बीच में दबा होता है और कुछ एक्सपोज होती है, कुछ एक्सपोज, कुछ एप्रेज्ड होती है, दबा हुआ होता है दो थैलेक्वाइड के बीच में। कौन, क्वांटाजोम। ये जो रेड स्ट्रक्चर बना है ये एक्चुअली क्या है, क्वांटाजोम है। इस तरह से क्वांटाजोम, यहीं पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है। 230 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर क्वांटाजोम होता है, देखेंगे बाद में। इसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस होती है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लास्टिडियल मैट्रिक्स बात की है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिडियल मैट्रिक्स। स्ट्रक्चर को ध्यान से, इजी स्ट्रक्चर है, 2D में ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, लिक्विड सब्सटेंस जो अंदर भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा बोलते हैं। इस मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में एक एंजाइम्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूबिस्को, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म होता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जो जुड़ा होता है 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन के साथ, तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये फुल फॉर्म होता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, लिक्विड भरा हुआ है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। दो ग्रेनम को जोड़ने वाला जो स्टॉक पार्टिकल्स होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इंटरग्रेनम बोलते हैं, स्टोमा लेमिला बोल सकते हैं, फ्रेट्स बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें। कितने थैलेक्वाइड मिलके एक ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा, 20 to 50। एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेनम होंगे, 40 to 100 होंगे। ये सारा नंबर्स याद रखेंगे। एक क्वांटाजोम में कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 230 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, ये याद रखेंगे। कई बार नीट में पूछा गया है, ये याद रखेंगे। क्वांटाजोम इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर है। सिंपल अगर हम लोग बात करें, इसमें एक तो बाउंड्री वाल है जो डबल मेम्ब्रेन है, इन्वेलप जिसको बोलते हैं। अंदर में मैट्रिक्स वाला पार्ट है जिसको हम लोग स्ट्रोमा भी बोलते हैं। और ये इस तरह से स्टॉक पार्टिकल्स, थैलेक्वाइड मिल के एक स्टॉक पार्टिकल्स बनाया है जिसको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। तो तीन ही स्ट्रक्चर यहाँ पे मेन दिख रहा है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तीन पार्ट में, इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड देन ग्रेनम। तीनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं इस क्लोरोप्लास्ट को, डिफ्रेंशिएटेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, डिफ्रेंशिएटेड इनटू क्या क्या पार्ट है। एक तो इन्वेलप हो गया, बाउंड्री वाल। दूसरा जो पार्ट हो गया इन्वेलप के अलावा मैट्रिक्स, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं या फिर इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तीसरा पार्ट जो हो गया कंपोनेंट एलिमेंट्स, ग्रेनम। ये तीन पार्ट से मिलके क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तीन पार्ट में ये डिफरेंशिएट है। 1 by 1 हम लोग तीनों पार्ट को मेंशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं इन्वेलप से। पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इन्वेलप। इन्वेलप होता क्या है ये देखते हैं। तो इस तरह से मैं मिटाना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट में फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे, इन्वेलप। इन्वेलप है ना, यूनिट मेम्ब्रेन है
और कोई भी मेम्ब्रेन बना हुआ होता है प्रोटीन और लिपिड से, इसको हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीनेसियस, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ यूनिट मेम्ब्रेन, है ना। ऐसा नहीं, यूनिट मेम्ब्रेन 2 इन नंबर्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन 2 इन नंबर्स, 2 इन नंबर्स, है ना। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच का स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है बना हुआ है, किसका बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन का। क्या बोलेंगे? लिपोप्रोटीनेसियस, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, लिपोप्रोटीनेसियस। इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, है ना। और दोनों जो मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है, दोनों स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों स्मूथ है ना। इन्वेजिनेशन या फिर इवेजिनेशन कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है ना। 2 इन नंबर्स। और ये बोथ मेम्ब्रेन्स क्या है? बोथ मेम्ब्रेन स्मूथ है, यहीं पे लिख देते हैं, बोथ स्मूथ, स्मूथ मेम्ब्रेन है। इस तरह से 2 इन नंबर्स में हम लोग बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। कितना नंबर्स है? 2 इन नंबर्स। मेम्ब्रेन कितना है? 2 इन नंबर्स। तो एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और एक होगा इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है रिच इन लिपिड होता है, रिच इन लिपिड। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है रिच इन प्रोटीन। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आउटर मेम्ब्रेन रिच इन लिपिड, तो क्या प्रोटीन नहीं होंगे? प्रोटीन कम होंगे, लिपिड ज़्यादा होंगे। इनर मेम्ब्रेन रिच इन प्रोटीन, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा बट लिपिड कम होंगे, रेशियो कम बेस होगा इस तरह से। और जहाँ पे लिपिड होगा वो एक्चुअली क्या होता है? फ्रीली परमेबल होता है, जनरली फ्रीली परमेबल। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है जिसमें लिपिड ज़्यादा अमाउंट में है, जनरली फ्रीली परमेबल होता है। क्या होता है? जनरली फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमेबल। और यहाँ पे जहाँ पे प्रोटीन होती है, प्रोटीन जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या होगा? सेलेक्टिव परमेबल होगा, जनरली सेलेक्टिव परमेबल। ये सेलेक्टिव परमेबल होगा। अब दोनों को याद रखना है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या ज़्यादा है? लिपिड, और इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा याद रखने के पर्पज़ से मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इनर मेम्ब्रेन रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन, पी इनर मेम्ब्रेन रिच इन प्रोटीन, आउटर मेम्ब्रेन रिच इन लिपिड, है ना। तो LO, आउटर मेम्ब्रेन रिच इन लिपिड, इनर मेम्ब्रेन रिच इन प्रोटीन। याद रहेगा, पीलो याद रखना है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन रिच इन लिपिड, इनर मेम्ब्रेन रिच इन प्रोटीन, पीलो याद रहेंगे। तो 2 इन नंबर्स होगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इस तरह से रिच, कोई प्रोटीन होगा कोई लिपिड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर थी क्लोरोप्लास्ट में इन्वेलप, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है स्टोमा वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट, मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, स्टोमा जिसको बोलते हैं। तो दूसरी स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा, इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स, ओके। तो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट, मैट्रिक्स वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस।
यहाँ पे क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। डार्क रिएक्शन यहाँ पे होती है, साइट फॉर डार्क रिएक्शन। RKN में कर रहा हूँ रिएक्शन को, साइट फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में एक्चुअली क्या होती है, कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6। ये रिडक्शन प्रोसेस होती है, रिडक्शन होता है, क्या होती है, रिडक्शन इस तरह से होता है ना। तो ये डार्क रिएक्शन में इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होती है इस तरह से। ओके, तो साइट फॉर डार्क रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है ATP NADPH। तो ये एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनता है। डार्क रिएक्शन में रिडक्शन प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिड्यूस हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो भी रिड्यूस हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, है ना। इसके अलावा कंपोनेंट्स की अगर बात करें, यहाँ पे क्या क्या सब्सटेंस होगा स्टोमा में, मैट्रिक्स में तो कंपोनेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, इस तरह से कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे ग्राउंड सब्सटेंस में, जिसको हम लोग स्टोमा या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन, ओके, मिनरल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, एंजाइम्स, है ना, राइबोसोम्स, प्लास्टिडियल राइबोसोम्स जिसको बोलते हैं, राइबोसोम। यहाँ पे जो राइबोसोम होगा उसको प्लास्टिडियल राइबोसोम बोलेंगे, प्लास्टिड है, प्लास्टिडियल राइबोसोम। और ये 70S राइबोसोम होता है, कितना, 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, है ना, यूकैरियोटिक बॉडी, यूकैरियोटिक सेल, बट राइबोसोम्स कैसा होगा, प्लास्टिडियल राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स होंगे। RNA DNA बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे होते हैं, RNA और DNA बहुत कम वैल्यू में होते हैं, इन ट्रेसेस कम वैल्यू में यहाँ पे इस तरह से RNA DNA जेनेटिक मटेरियल होती है। तो स्टोमा वाला पार्ट में जेनेटिक मटेरियल्स भी है। इस बिहाफ पे क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, पार्शली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल, अपना जेनेटिक मटेरियल है, खुद से यह रिप्लिकेट भी कर सकता है, डुप्लीकेट भी कर सकता है, इस तरह से ये डुप्लीकेट भी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन पार्ट है मैट्रिक्स वाला पार्ट, एंजाइम्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंजाइम्स होता है जो इस तरह से रिएक्शंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। कोई भी रिएक्शन के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से एंजाइम्स क्या करता है, किसी भी रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है, एज ए कैटालिस्ट काम करता है। तो यहाँ पे एंजाइम्स को हम लोग मेंशन करेंगे। ये जो एंजाइम्स हैं कंपोनेंट्स में, एंजाइम्स, ओके, ये एंजाइम्स यहाँ पे डार्क रिएक्शन के लिए हेल्प होती है, हेल्प करता है। अब एंजाइम्स की बात करेंगे, ये किसके लिए है, डार्क रिएक्शन के लिए, एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन, RKN मैंने कर दिया, डार्क रिएक्शन के लिए। पिगमेंट सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, पिगमेंट सिंथेसिस, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की, है ना। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए, इसके अलावा रिप्लिकेशन के लिए भी, DNA रिप्लिकेशन के लिए भी, रिप्लिकेशन
डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी यहाँ पे ये एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो कितना काम हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रही है, पिगमेंट सिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। ओके, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन सारा चीज़ होता है जिसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए बनाता है, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और होल प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स में। वहाँ पे जो एंजाइम्स होता है वो सारा काम एक्टिविटी कंट्रोल करता है, उसके थ्रू होती है। मोस्ट कॉमन एंजाइम्स की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन एंजाइम्स में एक एंजाइम्स आता है रूबिस्को। अभी हम लोगों ने बात किया जब डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन अबाउंडेंट एंजाइम्स है ना, मोस्ट कॉमन एंजाइम्स। मोस्ट कॉमन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अबाउंडेंट एंजाइम जो है वो क्या है, रूबिस्को यहाँ पे है। क्या है, रूबिस्को एंजाइम्स है ना। 58 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मिलकर रूबिस्को बनाया है ना। राइबुलोज फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है ना। राइबुलोज 1,5 कार्बोक्सिलेज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये फुल फॉर्म होता है रूबिस्को का है ना। तो मोस्ट कॉमन अबाउंडेंट एंजाइम जो है मैट्रिक्स में पाया जाएगा वो रूबिस्को है। राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो ये सारी चीज़ें एंजाइम्स के रिगार्ड था। उसके अलावा जो ट्रेस अमाउंट में डीएनए आरएनए है, इनका क्या रोल है, इनके बिहाफ पे क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में है ना इसका डीएनए वाला पार्ट देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट डीएनए को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लोरोप्लास्ट डीएनए जिस बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, या फिर ए सेल विद इन ए सेल, या फिर पार्शली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये कंपोनेंट एलिमेंट्स है हिस्टोमा का ही। ओके, थैंक यू।